क्लास 11 के बच्चों को ढेर सारी बधाई। कक्षा 10वीं पास करने के बाद हमारे बच्चे क्लास 11th में कदम रखते हैं। और जो बच्चे हिंदी ले रहे हैं, मैं उनके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। उनके चैप्टर का, प्रथम चैप्टर का गद्य पोर्शन का प्रथम पाठ है। प्रथम पाठ गद्य पोर्शन का फर्स्ट लेसन है। आप इसके लेखक हैं। ये पाठ का नाम है नमक का दरोगा, जो आपके समक्ष है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नमक का दरोगा। इसके लेखक है प्रेमचंद। बच्चों, प्रेमचंद कथा सम्राट हैं। आपको सभी को पता है प्रेमचंद कथा सम्राट हैं। कथा साहित्य के लिखने वाले यह एक ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने पूरे उत्तर भारत की चित्तवृत्तियों को मानो उकेर के रख दिया। अपनी कहानी में पूरे उत्तर भारत की चित्तवृत्तियों को अपनी कहानी में उतार करके रख दिया। ये हमारे भारत की यथावत स्थिति, आपने जैसे प्रेमचंद के फटे जूते पढ़े होंगे। फटे जूते व्यंग्यात्मक निबंध था और प्रेमचंद पर लिखा गया था, लेकिन प्रेम के द्वारा नहीं लिखा गया, प्रेमचंद जी के द्वारा नहीं लिखा गया था। मैं ये कह रही हूं कि इन्होंने ऐसी यथार्थवादी आदर्शवादी समाज की कल्पना की है। आदर्शवादी समाज वह आदर्श जिसमें भारत की संस्कृति झलकती, कहानी में भारत की संस्कृति झलकती है। नमक दरोगा कहानी में भी, नमक के दरोगा कहानी में भी लेखक ने उन तथ्यों को उभारने का प्रयास किया है जो हम स्वतः निर्मित करते हैं। हम अपनी बुद्धिजीविता से इस समाज में जीते हैं, ये निश्चित है। हर बच्चा भी, चाहे बच्चे की माँ कितना भी उसे सिखाए, लेकिन बच्चा वही करता है जो उसका विवेक कहता है। इस कहानी में भी, नमक का दरोगा कहानी में भी, आपके कक्षा में भी मैं पढ़ाऊंगी। यह कहानी जब आप देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से इसमें घूस की परंपरा, अतिरिक्त आय की परंपरा को किस प्रकार से लेखक ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। लेखक ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कवि ये कहता है, लेखक ये कहता है कि जब हमारे देश नमक का नया विभाग बना, ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। भाई, नमक के लिए नमक आंदोलन आपको पता ही होगा, इतिहास अगर आप पढ़े होंगे तो। नमक आंदोलन के समय नमक का पर कर को हटाने के लिए गांधी जी ने आंदोलन किया था। लोग जो ईश्वर के द्वारा, जो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जो चीज पैदावार हुआ है, उस पर भी लोग चोरी छिपे का व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हो चुका था। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात मतलब इस प्रकार चोरी छिपे ना जाने कितने व्यापार प्रारंभ हो चुके थे। नमक को लेखक ने एक मात्र माध्यम उठाया। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। घूस मतलब अतिरिक्त पैसे दे करके उच्च पदाधिकारी से अपने काम को कराना। घूस का मतलब सरकारी नुमाइंदों को अतिरिक्त आय अपने जेब से पैसे निकाल करके दे के क्या कराना, काम को जल्दी से जल्द कराना या अपने अनुकूल काम को करा लेना। तो इस कहानी में भी जब दरोगा के पद पर लेखक का पात्र, लेखक मतलब प्रेमचंद जी का पात्र नियुक्त होता है, उसके पूर्व ही कार्य नियोजना प्रारंभ हो जाती है।
मतलब पदाधिकारी पद पर तुरंत आरूढ़ होना, क्या ना, पद पर आरूढ़ होने की बात, जब पद पर हमें नियुक्ति होती है तो हमें एक शपथ पत्र मिलता है। हम उस शपथ पत्र को पढ़ने के बाद हमें हमारा पद प्राप्त होता है। शपथ पत्र मिलने से पूर्व ही परिवार में बुजुर्ग मुंशी बंशीधर ने अपने पुत्र को, वंशीधर को, अनेकों रीति रिवाजों के बारे में बताया। वह रीति रिवाज क्या थी? वह कहते हैं कि मैं तो बुजुर्ग हो चुका हूं, हमारी उम्र ढलती जा रही है, हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अब तुम ही इस घर के मालिक और मुख्तार हो, और तुमने जो ये नौकरी प्राप्त की है इसके ओहदे पर ध्यान मत देना। इस नौकरी को प्राप्त करके गौरवान्वित होने की जरूरत नहीं, अधिकार का उपयोग करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने, तुम्हारे समक्ष क्या है? तुम्हारे समक्ष बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जो ये लड़कियां हैं ये घास भूस की तरह बढ़ती चली जा रही। एकदम सामाजिक दृश्य को उकेरने का प्रयास किया प्रेमचंद जी ने। वास्तव में हमारे मिडिल क्लास फैमिली में इसी तरह की चर्चाएं होती हैं। यदि बच्चा, यदि बेटा, पुत्र यदि उच्च पदाधिकारी पद को प्राप्त करता है तो पिता की उम्मीद, अपना अधिकार क्षेत्र पिता बढ़ा लेता है, उम्मीद का अधिकार क्षेत्र वो इतना ज्यादा उम्मीद करता है और वह सोचता है कि पुत्र सारी उम्मीदों पर खरा उतरे। इसी चीज को तो लेकर काल्पनिक तरीके से, भावात्मक तरीके से, एकदम एक सफल साहित्यकार के तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। एक जगह प्रेमचंद जी ने अपनी दूसरी कहानी में ऐसा लिखा था कि जो पुत्र होता है, जो किसान होता है, अपने पुत्र के लिए कर्ज देता है। भारत का, हिंदुस्तान का जो किसान है अपने पुत्र को पैतृक संपत्ति के रूप में, पैतृक संपत्ति के रूप में क्या देता है? कर्ज देता है। ये बहुत बड़ी आलोचना है और एकदम यथार्थवाद है। साहित्य का सृजन समाज की कसौटियों पर खरा उतरने के लिए है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में जो चीजें घटित होती हैं, चाहे वह समाज के पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे समाज के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, ये निबंधकार, साहित्यकार ये क्या करते हैं? ये इसे उकेरते हैं, शब्दबद्ध करते हैं, और ये शब्दबद्ध ऐसा करते हैं कि जैसे अभूतपूर्व क्रांति लाते, लोगों की मन स्थितियों पर सोचने के लिए विवश कर देते हैं। घूस का जो समाज था, घूसखोरी का जो समाज था, उच्च पदाधिकारियों में जो उनके ब्लड में बस गया है, उस पर लेखक ने आघात किया। और पिता द्वारा जो समझाते हैं, बोझ डालते हैं, पिता के कथन के अनुसार यदि पुत्र उसे आत्मसात कर ले तो वास्तव में भ्रष्टाचार कितना बढ़ सकता है। उच्च महत्वाकांक्षा वाला मध्य वर्ग का जो पिता है अपने पुत्र से उम्मीद करता है कि ऊपरी आय तनख्वाह कौन देती है, इनकम कौन देती है, मासिक आय तो कौन देता है? व्यक्ति देता है, लेकिन ऊपरी आय ईश्वर देता है। ऊपरी आय ईश्वर देता है, इसलिए इस ऊपरी आय को सदैव आते रहना चाहिए। यह बहता जल स्रोत है। यह एक बुजुर्ग पिता अपने अधिकारी पुत्र को नियुक्ति पत्र मिलने से पूर्व ही समझाता है। मानो बंशीधर कर्मनिष्ठ पुत्र थे, आज्ञाकारी पुत्र थे, एकनिष्ठ पिता भक्त थे। वो अपनी पिता की सारी बातों को बड़े ही धैर्य और शीलता के साथ सुनते, धैर्य और शीलता के साथ सुन करके उनके मन में तनिक भी पिता के प्रति विद्रोह का भाव जागृत नहीं दिखाता लेकर, बल्कि
उस आदर्श को दिखाता है जो शांत चित्त चेहरे पर चमकता है। पिता क्या बात बोलता है, उस बात के बोलने से क्या भाव निकलता है, इस पर इस अर्थ व्यवस्था की तरफ लेखक ध्यान नहीं डालता, बल्कि यह दिखाता है एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह बंसीधर, वृद्ध मुंशी बंसीधर की बात को बड़े ही आत्मीयता से सुनता है और यह भी महसूस करता है कि पिता जो बोल रहे हैं वह एकदम सत्य है, मानो ऐसा काल्पनिक है। सत्य है तो वो काम कैसा करेंगे वो तो बाद में बताएंगे। मासिक आय पूर्ण मासिक चांद की तरह होता है। पूर्णिमा का चांद इतना बड़ा सा दिखाई देता है, पूर्ण रूप से गोल दिखाई देता है। वैसे ही हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की तनख्वाह, जो हमें महीना में पगार मिलती है, तनख्वाह मिलती है, हमारा जो इनकम है महीने का, इस दिन का जो हमें प्राप्त होता है वह महीना, वह इनकम एक दिन पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, लेकिन धीरे 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 वह समाप्त हो जाता है और अमावस्या में बदल जाता है। अमावस्या माने पूर्ण अंधेरा। एक दिन क्या होता है, 30 तारीख तक आते आते, पहली तारीख तक आते आते पिता के हाथों में एक पैसा नहीं रह जाता और नौबत आ जाती है कि हम किसी से कहीं उधारी लेकर के अपना काम चलाते हैं। कभी किराना वाले का उधार रहता है, तो कभी दूध वाले का उधार रहता है, तो कभी किसी का रहता है। और मध्यम वर्गीय उन्हीं फटे जूते की तरह है जो अंदर से तो संतुष्ट है और अंदर और बाहर के भेद को नहीं जानता। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति अंदर और बाहर की संस्कृति को बड़े ही सलीके से ढकना जानती है। हम अंदर भोजन करें न करें, लेकिन अपने मेहमानों अतिथियों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से उसका खातिरदारी करते हैं। लेखक ने इस कहानी में, प्रेमचंद जी ने इस कहानी में पिता के द्वारा दी गई सीख को, देखो यहाँ पे दिया गया है, घूस से कान निकालता कोई चालाकी से, अधिकारी के पैर बाहर थे, पटवारीगिरी सर्व सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे सिर्फ दरोगा पद के लिए, तो वकील का भी जी लचाता था। माने दरोगा हो गया मतलब तो रोज 1000 रुपया कमाने, प्रतिदिन प्रति घंटे 1000 रुपया कमाने। ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए सबकी लाट टपकती थी, लालचा, लिप्सा, इच्छा इतनी थी। लेकिन अनुभवी पुरुष, उसके पिता अनुभवी पुरुष होने के साथ साथ सामाजिकता का निर्वहन करते हैं। समाज का प्रत्येक पिता जो अपने पुत्र से उम्मीद रखता है उसकी भरपाई लेखक अपनी कलम से कर देता है। लेकिन अब हम चलेंगे आगे की तरफ। लेकिन क्या होता है, ऊपरी आय बहता हुआ से सदैव प्यास बुझती रहेगी, वेतन मनुष्य देता है, इसी में उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है और उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, ये वृद्ध पिता बोलता है। भाई जो चीज स्पष्ट रूप से समझ में आती है, अब तुम आधुनिक जमाने के पुत्र हो, पिता से तो पुत्र सदैव आधुनिक होता है और तुम इस बारे में जानते हो। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। पिता पुत्र से कहता है, मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। जिस व्यक्ति का काम अटका है वह तो लाख रुपया भी देने के लिए तैयार हो जाता है, कहता है साहब प्लीज आप काम कर दीजिए। बड़ा मारा हुआ व्यक्ति रहता है, चाहे वह घर बेचता है, जमीन बेचता है, अपना जमीन बेचता है, जो भी बेच के वह दरोगा को पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, या वह उच्च पदाधिकारी को काम करवाने के लिए तत्परता से काम करवाने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें अतिरिक्त आय माने वेतन के बाद भी जो उसे अतिरिक्त आय मिलती है वह उसे देने के लिए तैयार हो जाता है। यही चीज कहता है, जो मजबूर व्यक्ति है, जो व्यक्ति मजबूर है उससे ज्यादा काम करा लेना चाहिए, उससे ज्यादा पैसा लेना चाहिए। यही तो बुद्धिमानी है और यही तो समाज में हो रहा है।
आज का समाज कैसा? आज का समाज ऐसे ही, एक सामान्य व्यक्ति अगर जाता है झोला लेके तो लोग उसे बाहर फेंक देते हैं, लेकिन एक मोटी रकम जो अंदर से दी जाती है उसका काम घर बैठे हो जाता है। बड़े साहब, बड़े तंदुल नरपतियों की बात हम कह रहे हैं। बड़े बड़े साहब जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी रकम के द्वारा उच्च पदाधिकारियों को खरीद के रख लेते हैं, और उच्च पदाधिकारी कुर्सी पर कठपुतली की तरफ बैठ जाते हैं और काम को सिर्फ पैसे के हिसाब से टरकाते हैं। इसी दुर्दशा की तरफ लेखक ध्यान आकर्षित कराता है वृद्ध मुंशी बंसीधर के द्वारा। कोई अनर्गल नहीं करता, वास्तव में समाज ऐसा। हम आज मजबूर हैं, हम बार बार जाएंगे, जी हुजूर करेंगे, लोग हटा देंगे, कह देंगे मैडम आज नहीं, कल नहीं, परसों, ऐसे निपटाते रहेंगे और हम ना जाने कितने चक्कर, कितनी ज्यादा चक्कर काटेंगे और अंत में थक हार करके अपने घर बैठ जाएंगे। यही तो समाज है। इसी समाज की दुर्दशा की तरफ तो लेखक ध्यान आकृष्ट कराना चाहता है। इस प्रकार का उपदेश सुनाने का कारण सिर्फ एकमात्र है, समाज में हो रहे भ्रष्टाचार, जो उच्च पदाधिकारियों के द्वारा अतिरिक्त आय के लिए, जिसको कहते हैं घूस के लिए, जो सामान्य जनता को इधर उधर भटकाती है, उसी तरफ यहाँ ध्यान है कि अवसर देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। मतलब क्या कहता वृद्ध पिता? क्योंकि जन्म भर जब तक वो वृद्ध पिता किसी पदाधिकारी पद पे नहीं था तो वह दर दर की ठोकर खाया है और लोग उसके साथ ऐसे ही व्यवहार किए हैं। उस व्यवहार से वो तंग आ गया था, और उस व्यवहार से तंग आने के बाद वह मानो एक विजय हासिल करता है। उसका बेटा भी आज दरोगा के पद पे हो गया है और वह इस सामाजिकता का पालन करता है कि तुम भी बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकम लेना, गरज वालों को परेशान करना, उनसे अतिरिक्त आय लेना, आय से आय पे आय लेना, जो 10,000 का काम है वहां 1 लाख लेना, ऐसा विचार बता रहा है। और जो उसको गम गरज है उसके हिसाब से बात को समझा। जो थोड़ा कम गरज वाला व्यक्ति है, जो बहुत तत्पर नहीं है, उसको उसी तरीके से काम करने के लिए, मतलब विवेक का विशेष रूप से उपयोग करने की बात यहाँ कह रहा है लेखक। मतलब बच्चों, अभी जो मैंने प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ा, प्रेमचंद जी का जो कहानी है वह हृदय को स्पर्श करती है।